हाँ जी, तो आज के आपके सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 दिसंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है। देखो, आपका कतर काफी सारी ना कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है। एक तो कतर की कुछ कंट्रोवर्सीज रिसेंट टाइम में बताता हूँ, मतलब जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। एक तो सबसे पहले ये माना जा रहा है कि कतर गवर्नमेंट ने खिलाई है ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सके फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाने का। तो एक तो ये एलिगेशन चल रही है। इसके अलावा और एलिगेशंस में यूरोपियन यूनियन के, मतलब कल हुआ क्या है, कल के दिन में आपके यूरोपियन यूनियन, वहां पे यूरोपियन यूनियन की ना अपनी एक पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, पूरी यूरोप की एक पार्लियामेंट एक तरह से। वहां के कुछ पॉलिटिशियंस को और वहां के कुछ एनजीओस के हेड को अरेस्ट किया गया है इस कनेक्शन में कि वो लोगों ने कतर गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं ताकि वो यूरोपियन पार्लियामेंट में कतर की फेवर की बातें कर सके। अब ऐसा क्या है कि कतर को यूरोपियन पार्लियामेंट में फेवर चाहिए। देखो, कतर अ, अपने आप में बहुत सारी जो है अपनी खुद की न्यूज छुपाता रहता है, पर यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत बुरी है। और यूरोप यूरोप जैसे जो कॉन्टिनेंट्स है ना, वो ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पे कतर जैसी कंट्रीज जो ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही हैं, अपनी लेबर के साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करती हैं। जैसे इंडिया से भी बहुत सारी लेबर जाती है, पर होता क्या है, जैसे इंडिया का ही केस बताता हूँ। यहाँ से अगर किसी ने ये सारे मिडल ईस्ट में ये प्रॉब्लम है, अगर आपने मिडल ईस्ट में जाके जॉब करनी है, ज्यादातर जो मिडल ईस्ट में जॉब्स हैं, ज्यादातर जो ये लेबर जॉब्स हैं, इसमें होता क्या है कि इस सिस्टम को कहते हैं कफाला सिस्टम। ये बाकी कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करता है, कतर में भी है। और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे यूएई हो गया, आपका जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, ये सारी कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, इन सब में एग्जिस्ट करता है कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम में क्या होता है कि देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने जैसे अमेरिका जाके या किसी भी और कंट्री जाके उनकी एम्बेसी जाते हो या ऑनलाइन जाते हो, वहां पे जाके वर्क वीजा अप्लाई करते हो। वर्क वीजा अप्लाई किया, फिर आप उस कंट्री जाके काम करना शुरू कर सकते हो। इन कंट्रीज में क्या है, इन कंट्रीज में गवर्नमेंट वर्क वीजा नहीं देती। ये कफाला सिस्टम क्या है कि लेट्स सपोज मैं कतर का रेजिडेंस हूँ। ठीक है, मेरा कतर में एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है XYZ। ये मेरा बिजनेस है जो कतर में है। ठीक है, कतर में बिजनेस है, XYZ मेरी कंपनी का नाम है। मैं क्या करूंगा, मुझे लेबर चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 50 लोग चाहिए। मैं इंडिया के अंदर एक जो हायरिंग फर्म है, जो जॉब देने के लिए कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे, कई जगहों पे बोर्ड लगे होते हैं कि जॉब्स अवेलेबल या हायरिंग फर्म्स ऐसे करके, मतलब आपने कई मार्केट्स में छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। इन फर्म्स का काम क्या होता है, ये मिडिल ईस्ट के लिए लोगों को ढूंढ रही होती हैं। आप इनके पास जाओगे कि मुझे एक लेबर की जॉब चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली हाईली क्वालिफाइड पर्सन इनके पास नहीं जाता, लेबर क्लास ही जाती है, जिन्होंने वहां जाके लेबर ही करनी है। अब आप इनके पास जाओगे, ये कहेंगे ठीक है, हमें 50 लेबर्स की तलाश थी, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। ये सारी की सारी चीजें मुझे भेज देंगे। मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मेरे पास उनका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की कॉपीज, वो सब कुछ आ जाएगा। मुझे 50 लोगों की जरूरत थी, मैं 50 लोगों को मैं जारी करूंगा वर्क परमिट। ठीक है, और मैं इन 50 लोगों को इंडिया से लाने के लिए जो भी फ्लाइट का खर्चा है वो भी मैं उठाऊंगा। उसके बाद उन्हें जहां पे भी स्टे करवाना है, रखना है, ऑब्वियसली कोई अच्छे रूम्स या वो नहीं होते, बस एक कमरा, ठीक है, तो बस रहने की जगह मैंने प्रोवाइड करनी है, उनका ट्रैवल मैंने प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके बदले मैं उन्हें वर्क परमिट दे रहा हूँ, सरकार नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ। और मेरी मर्जी है, मैं इस इनमें से किसी भी पर्सन को कभी भी कह सकता हूँ बस तुम्हारा वर्क परमिट खत्म हुआ, जाओ वापस चले जाओ। अब इसके कारण क्या होता है कि देखो, हर टाइम तुम कंपनी के हाथ में हो, तुम्हारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आज मैं यहां छोड़ के कहीं और जा पाऊंगा।
तुम फंसे हुए हो वहीं पे। होता क्या, और कई सारे एम्प्लॉयज वहां पे पहुंच के एम्प्लॉयज के पासपोर्ट ही अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, कि ये लोग कहीं और जा भी ना पाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट होगा ऑब्वियसली आपको कुछ दिन मिलते हैं वापस रिटर्न होने के लिए, उससे पहले शायद आप कोई और कंपनी ढूंढ लो जिसमें आप काम कर लो। तो ये क्या करते हैं, पासपोर्ट ही अपने पास रख लेते हैं कि बदल ही ना पाओ तुम कंपनी कभी। तो इस तरीके से ऐसे सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस पॉइंट आउट की गई। तो उसमें से एक ये जो पूरा का पूरा लेबर सिस्टम है जो ये सारी कंट्रीज में चलता है, कफाला सिस्टम, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, सारी दुनिया में, कि किस तरीके से लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट, लोकल, इंडिविजुअल या कंपनीज को परमिट दे देती है कि वो फॉरेन लेबरर्स को हायर कर सके। तो सारी पावर इन कंपनीज या लोकल लोगों के पास है, ठीक है। और ये सारे के सारा जो मामला है ये उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर पड़ता है, इंस्टेड के उनके लेबर मिनिस्ट्री के अंडर पड़े। तो कोई लेबर लॉ, कोई प्रोटेक्शन, कोई कंप्लेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे लोगों से 12-12, 15-15 घंटे भी काम करवाया जाता है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय काम करने के इस कफाला सिस्टम के अंडर, ठीक है। सेकंड है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सो बेसिकली इंडिया के अंदर आपके फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में से ये निकाला गया है। पार्लियामेंट के अंदर वो बेसिकली स्पीच दे रही थी कि सरकार इन्फ्लेशन के ऊपर काम कर रही है और खासकर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब इसी से हमारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, एसेंशियल कमोडिटीज होती क्या है, इसके बारे हम पढ़ लें। देखो, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए ना हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अर्ली टाइम्स में ही एक एक्ट बना लिया था 1955 में। एसेंशियल कमोडिटीज ऐसी कमोडिटीज मानी जाती हैं जिसके ऊपर हमारी बेसिक जो लाइफ है प्लस हमारी जो इकोनॉमी है, ये दोनों चीजें चलती हैं, ठीक है। तो सरकार इन दोनों से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जैसे कि बेसिक लाइफ में आपकी जो वीट है या राइस हो गया, ठीक है, या पल्सेस होगी, या हम सबको चीनी तो चाहिए अलग अलग चीजों के लिए, इंडियन डाइट में चीनी बहुत ज्यादा है, ऐसी सारी चीजों में इन सब के प्राइजेस कहाँ जा रहे हैं। प्लस अगर इकोनॉमी की बात करें, देखो फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसके बाद आपके जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, इन सब के प्राइजेस कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ सरकार ना, उसके लिए सरकार ने ये एक्ट बनाया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो आम दिनों में सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करती, जिस भी चीज के जो भी प्राइजेस होने हैं वो सब कुछ डिटरमाइन होते हैं मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है आपका डिमांड और सप्लाई, इसे मार्केट फोर्सेस कहते हैं। किसी चीज की मार्केट में कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई आ रही है, उसे हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस हैं, देखो अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, या किसी चीज के पीछे सप्लाई कम पड़ जाएगी तब भी उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, लेने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली प्राइसेस ज्यादा होंगे। तो सरकार आम दिनों में किसी चीज में दखल नहीं देती, पर जब एक हद से ज्यादा आपके प्राइजेस महंगे होने लगते हैं तो सरकार के पास पावर है, देखो फिर, और कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, देखो सरकार को शक है कि देखो कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, पर ये जो डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये कोई जानबूझ के क्रिएट कर रहा है। जानबूझ के कैसे क्रिएट कर सकता है, लेट्स सपोज वीट की बात करते हैं। अब सरकार देख रही है सडनली वीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं मार्केट में, पर सरकार ये भी देख रही है कि बम्पर सीजन गया था, वीट तो अच्छी खासी मार्केट में होनी चाहिए, कमी क्यों पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे ना ट्रेडर्स आपस में मिलके, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, ये आपस में मिलके ना होर्डिंग करने लग जाते हैं। होर्डिंग का क्या मतलब होता है कि सब कुछ अपने गोदामों में रखो, थोड़ा थोड़ा करके निकालो,
अब जब आप मार्केट में सप्लाई ही बहुत कम निकालोगे, खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियसली सबको चाहिए ये, तो प्राइसेस अपने आप ऊपर रहेंगे। इन ट्रेडर्स का क्या फायदा? इन ट्रेडर्स को देखो, चाहे ये बेच कम रहे हैं, पर कम बेच के भी इनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अगर सरकार को ऐसा कभी भी शक होता है कि यहां तो कोई होर्डिंग कर रहा है, शॉर्टेज किसी सीजन आ गई, पर पता है सरकार को कि बहुत सारी चीजें गोदामों में पड़ी हुई हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर ना होल्डिंग लिमिट लगा सकती है। होल्डिंग लिमिट का मतलब होगा कि तुम अपने वेयर हाउसेज में कितनी क्वांटिटी रख सकते हो। लेट्स सपोज सारे ट्रेडर्स को जारी हो गया कि कोई भी ट्रेडर 100 मीट्रिक टन से ज्यादा वीट अपने गोडाउन में नहीं रख सकता। उन्हें फिर होता क्या है, जैसे ही ये ऑर्डर जारी होगा, देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है, उसके बाद काम इस ऑर्डर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स की ओरिजिनली मर्जी होती है, हर स्टेट वो काम करना चाहते हैं इसके ऊपर या नहीं। पर एक बारी अगर स्टेट ने सोच लिया कि हाँ हम करेंगे, फिर उन्हें करना ही करना पड़ता है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर पहले तो स्टेट मना कर दे कि नहीं हमने नहीं अपने ट्रेडर्स के खिलाफ जाना, तो कुछ नहीं होगा। सेंटर ने सिर्फ ऑर्डर जारी किया है, मानना ना मानना स्टेट्स की मर्जी होती है, ये स्टेट्स का सब्जेक्ट है। पर जैसे ही अगर स्टेट्स एक बार एग्री करते हैं ना, फिर वो वापस नहीं मुड़ सकते, फिर उन्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बार उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है जब मन किया कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, फिर करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात क्या है, देखो जैसे ही होल्डिंग लिमिट लगेगी ना, इससे ऊपर जितना भी उनके स्टोरेज यूनिट्स के अंदर वीट पड़ी होगी, उन्हें वो सारी की सारी साथ की साथ मार्केट में बेचनी ही पड़ेगी, जिस मर्जी प्राइस पे, चाहे जितना मर्जी कम प्राइस हो, उन्हें बेचनी बेचनी पड़ेगी। नहीं तो लेट्स सपोज किसी ट्रेडर ने कहा अरे जाओ क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं बेचता, लेट्स सपोज 10 मीट्रिक टन और उसके पास पड़ी हुई थी इससे ऊपर, ठीक है। अगर सरकार को खबर मिल गई, उनके वेयर हाउस पे रेड मारी और पाया कि 10 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है और इस बंदे ने बेची नहीं है, तो होगा क्या, ये 10 मीट्रिक टन सरकार फ्री में भी उठा के ले जाएगी, ठीक है, और जाके मार्केट में बेच डालेगी। तो इस कारण इस तरीके से कोशिश होती है कि जो ऐसी चीजें हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, उससे हम इस तरीके से पूरा कर दें, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसे बताने से पहले आपको इन्फ्लेशन बारे दोबारा से बता दूं। हम इकोनॉमी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, पर एक बार इन्फ्लेशन क्या होता है वो बता दो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी डिमांड और सप्लाई में गैप होगा, जिसके कारण आपके प्राइजेस बढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपके प्राइजेस जो हैं वो ग्रो कर रहे होंगे। अब वैसे देखो इन्फ्लेशन, डिमांड, डिमांड का मतलब है जो लोग डिमांड कर रहे हैं, पीपल, पीपल का मतलब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। सप्लाई का मतलब है जो कंपनीज बना रही हैं। देखो इन्फ्लेशन तब होगी कि जो भी कंपनी बना रही है उससे ज्यादा मार्केट में डिमांड है। लेट्स सपोज कंपनी 5 बिस्किट के पैकेट बना रही है, पर खरीदने वाले 6 लोग हैं, एक पैकेट भी एक्स्ट्रा खरीदने वाला लोग है ना, तो हमेशा ये जो बिस्किट के पैकेट हैं ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहेंगे, खत्म ही होते रहेंगे। पर इसके कारण ना कंपनी को हमेशा लालच बना रहता है कि हाँ मेरा सामान बिक रहा है। देखो अगर आप दुकानदार हो, आपको पता है कि आपका सामान बिक रहा है, आप और सामान लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? ऑब्वियसली आप लेके आओगे। तो जब आपको पता है कि आपका सारा सामान बिक रहा है, तो होगा क्या, हाँ ये आपका सारा सामान जब बिक रहा है, तो आप और कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, यानी कि और ज्यादा नौकरियां आएंगी। तो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, क्योंकि चाहे एक साइड पे प्राइस इंक्रीज होता है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पर दूसरी साइड पे लोगों को जॉब्स भी आ रही हैं, तो एक विन विन सिचुएशन है, ठीक है। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है कि थोड़े थोड़े प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं, ठीक है ये सिचुएशन। पर यहां पे ना कई बार इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाती है, और एक बिल्कुल ही मतलब
इससे क्या पता चलता है कि एक रिलेशन जो बनता है वो ये है कि जब आपकी जॉब्स बढ़ रही हैं तब आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, मतलब ये दोनों एक साइड पे जा रहे हैं। ठीक है। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये एक ना थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट है। ये इकोनॉमी में रेयरली अक्कर होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर साल ही आ रहा है कुछ हो रहा है, ये कभी कभार हिस्ट्री में अक्कर होता है। इसमें होता क्या है कि कंट्री ना बिल्कुल ही उल्टी साइड पे सारे मेजर्स हो जाते हैं, मतलब इकोनॉमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है, ये उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि देखो, स्टैगफ्लेशन में आपकी महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन जो है, जो आपकी महंगाई है, सॉरी, जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पर कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, इस कारण आपकी जॉब्स जा रही हैं। दोनों उल्टा ट्रेंड हो जाता है, मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं। इस चीज को कहते हैं कि स्टैग्नेंट होगी आपकी इकोनॉमी, बीच में आके फंस गई है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जैसे पानी कहीं पे रुका होता है, उसे कहते हैं स्टैग्नेंट है, कि रुक गई है, फंस गई है। देखो, इन्फ्लेशन जब हो रही है, लो इन्फ्लेशन, उसका मतलब कंट्री आपकी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहां पे आपकी कंट्री ग्रो नहीं करना से रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, सरकार को कुछ इंसेंटिव सब देने की जरूरत है ताकि ये सब कुछ यहां से निकल सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहां से आती हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग दी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, आपको पता हो, अगर पता हो तो 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के एरिया में चाइना के कुछ ट्रूप्स की इंट्रूजन हुई हमारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, पर इंडियन आर्मी ने बहुत स्विफ्टली काम किया। पर उसके कारण हुआ क्या कि दोनों फोर्सेस कन्फ्रंट में आ गई, आपस में मुठभेड़ हुई जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स घायल भी हुए। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट फिर से इमर्ज हो गया अरुणाचल प्रदेश साइड पे। दोनों फोर्सेस उसके बाद वापस तो चली गई, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, तो चाइना वापस चला गया, पर एक फिर से जो क्लैशेस हैं वो फिर से इमर्ज हुए। जो गलवान के बाद लगा था कि शायद अब क्लैशेस होने दोबारा से बंद हो जाएं, पर वो नहीं, वो फिर से। तो इससे पता चलता है एक तो चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर को लगातार एक्टिव रखना चाहता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण आपका कि शायद चाइना बाद में इंडिया को किसी बॉर्डर सेटलमेंट पे लाना चाहे, तो हमें टेबल पे लाने की कोशिश कर रहा हो कि हम एक फाइनल बॉर्डर सेटल कर लें। तो ऑब्वियसली वो अपनी साइड पे एक एडवांटेजियस पोजीशन बनाना चाहता है। ठीक है, ताकि उसकी बार्गेन जो नेगोशिएशन हो वो ज्यादा बेटर हो। दूसरा, चाइना इसलिए भी कर रहा हो सकता है कि इंडिया USA जो करीब होते जा रहे हैं, इंडिया को हमेशा उसके टो पे रखा जा सके कि इंडिया कहीं और कंसंट्रेट ना कर सके। ठीक है, और इंडिया को हमेशा चाइना और ज्यादा LAC के साथ अग्रेसिव हो सकता है, तो एक मैसेज देने की भी वो कोशिश कर रहे हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पर वही बात है कि इसके साथ साथ कुछ टाइम में अब ये भी देखा गया है, पहले जो टाइम्स होते थे ना, इवन जब 1962 का टाइम था, इंडिया एयरफोर्स के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कहीं गुना ज्यादा बेटर था कंपेयर टू चाइना। दो हमने 1962 में अपनी एयरफोर्स को यूज ही नहीं किया, नहीं तो वॉर के कंडीशंस बिल्कुल अलग होती। वो हमारे लीडर्स ने कहा कि नहीं, हमने नहीं यूज करना, हिंदी चीनी भाई भाई, वो सारी अलग बात है। पर वही बात है कि अगर हम कर लेते तो शायद चाइना उतना एरिया कभी होल्ड ही ना कर पाता। पर चलो, आज के टाइम पे चाइना इस चीज को रियलाइज कर चुका है कि उस टाइम पे जो हमारे पॉलिटिकल ब्लंडर थी, वो इस बारी ऑब्वियसली इंडिया नहीं करेगा, पर उससे कोई और स्ट्रैटेजी जरूर चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, पूरी LAC के साथ अपनी नए एयरफील्ड्स बना रहा है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रहा है, ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसे मैच करने के लिए इंडिया भी सेम चीज कर रहा है। हम भी एयरक्राफ्ट के शेल्टर्स हार्डन कर रहे हैं ताकि बॉम्ब से बचा सके, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स बना रहे हैं।
रेडार का नेटवर्क बना रहे हैं, हैंगर्स बना रहे हैं, रनवेज बना रहे हैं। तो एक एयरफोर्स की डोमिनेंस की रेस लगी हुई है दोनों के बीच में। ऑब्वियसली चाइना के पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, पर इंडिया उसे अपने स्केल के ऊपर मैच करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो एक जनरल अवेयरनेस का ये करंट अफेयर था। ठीक है, तो ये थे आपके